नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संदीप सर क्लासेज में। और सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सामान्य विज्ञान के जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन, जो कि लगभग सभी एग्ज़ामों में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो है संग्रह लिया गया है। और वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये कह रहा है कि जो परमाणु नाभिक के अवयव होते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव, नाभिक में हम लोग जानते हैं कि जो है नाभिक धनावेशित होता है और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरे क्वेश्चन में आता है, निम्नलिखित में कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है। एटम का भाग पूछा है कि मतलब कि जो है एटम का भाग नहीं। तो एटम जो है पूरे पदार्थ में होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों आ जाएंगे, जबकि ये फोटॉन नहीं होगा। फोटॉन जो है प्रकाश को जब कण की प्रकृति मानी जाती है, तो कण की प्रकृति में ये माना जाता है कि प्रकाश जो है फोटॉन के रूप में चलता है। फोटॉन जो है ऊर्जा के बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ये जो है अणु का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, परमाणु नाभिक किसने खोजा था। तो परमाणु नाभिक के बारे में जो है रदरफोर्ड ने सबसे पहले बताया था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, डाल्टन ने और थॉमसन ने, लेकिन इन्होंने नाभिक की बात नहीं की थी और आइंस्टीन इससे संबंधित है ही नहीं है। तो हम लोग इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। रदरफोर्ड ने जो है सबसे पहले नाभिक के बारे में बताया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है। परमाणु कण नहीं है, तो परमाणु कण का मतलब होता है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ड्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूट्रॉन जो है परमाणु से संबंधित कण नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, निम्न युग्म में कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है। कण प्रतिकण की बात किया है। तो कण प्रतिकण का मतलब कि ऐसे दो पदार्थ जो मतलब एक दूसरे के समान गुणधर्म वाले होते हैं, लेकिन उन पर जो है आवेश की जो प्रकृति होती है एक दूसरे के विपरीत होती है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, जबकि पॉजिट्रॉन को हम लोग इसे ही दिखाते हैं, लेकिन उस पर धनात्मक आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन हो जाएगा। बाकी जो युग्म दिया गया है इसमें कोई जो है कण और प्रतिकण नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट छठवें क्वेश्चन में आता है कि हीलियम के नाभिक में होता है। इसमें कह रहा है कि हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और ये धनावेशित होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। ऋणात्मक आवेश की बात किया है। तो ऋणात्मक आवेश जो है बीटा कण में होता है, इसलिए इसको प्रदर्शित भी बीटा माइनस से किया जाता है। अल्फा किरण, तो किरण की बात की गई है। अल्फा कण जो होता है वो धनावेशित होता है और गामा कण जो है न्यूट्रल होता है। तो ऋणावेशित आवेश वाला बीटा कण हो जाएगा। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या पूछा है। द्रव्यमान संख्या को ए से हम लोग इंडिकेट करते हैं और ए इक्वल टू हो जाता है पी और प्लस एन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 2 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो ऐसे पदार्थों को जिसमें जो है मतलब हम लोग कह सकते हैं परमाणु क्रमांक जिनका समान होता है उसे समस्थानिक बोला जाता है। सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है और समावयवी और समदाबिक जो है अलग अलग मतलब चीज़ें होती हैं। यहाँ पर जो है जिनके परमाणु में समान प्रोटॉनों की संख्या होती है, अर्थात परमाणु क्रमांक समान होता है, उसे समस्थानिक बोलते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी जो है मापी जाती है। तो रेडियो एक्टिविटी जो है इसको जो है हेनरी बेकरल ने खोजा था और रेडियम खोज मैडम क्यूरी ने किया था। लेकिन यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि रेडियो एक्टिव मापी किससे जाती है, किस यंत्र से मापी जाती है। तो गाइगर मूलर काउंटर हाइड्रोमीटर से जो है वो हाइड्रोमीटर नहीं होता है, और सिस्मोमीटर से भूकंप की तीव्रता मापी, तो अमीटर जो होता है वो वैद्युत धारा मापने का यंत्र होता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गीगर मुलर काउंटर या गीगर काउंटर भी बोलते हैं। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 11वें क्वेश्चन में कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार, तो अभी हमने ऊपर बात किया था कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है हेनरी बेकुरल ने किया था, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, पहला करा हवा में चांदी के बर्तनों का काला हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना, कोई भी वस्तु जलती है तो रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन। पानी में चीनी का घुलना, ये जो है भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में हम लोग ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें वस्तु को जो है पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें हम लोग वस्तु जब एक पदार्थ से दूसरे रूप में मतलब जो है पदार्थ में चेंज हो जाती है तो पुनः उसको प्रारंभिक अवस्था में नहीं लाया जा सकता। इस प्रकार पानी में चीनी का घुलना जो है एक भौतिक परिवर्तन हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन, जल जब वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी तो ये तो नेचुरली होता नहीं है। भौतिक, रासायनिक और जैविक, तो ये भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि जब जल जो है एक बार गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, उसको ठंडा करेंगे तो पुनः जो है जल के रूप में वो प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, तो प्रिज्म से गुजरकर प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने से उनका मुलायम हो जाना, गीली मिट्टी को सूखने पर भंगुर हो जाना, नमक का पानी में घुलना। तो ये सभी जो है ये और ये भौतिक परिवर्तन है। इनको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन सब्जियों को पकाने पर जो है जब मुलायम हो जाते हैं तो पुनः जो उनको सब्जी के रूप में, ठोस रूप में लाना संभव नहीं है। तो ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जल अपघटन में ऊर्जा जो है किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में, तो ये जो है ऊष्मा के रूप में, वहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। गर्म होता है, जब जल का अपघटन होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 16वें क्वेश्चन में पाश्चुरीकरण संबंधित है। पाश्चुरीकरण जो है लुई पाश्चर ने जिसको खोया था। दूध को जो है एक निश्चित टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, निश्चित समय के लिए 10 से 15 मिनट को गर्म किया जाता है, फिर उसको अचानक से ठंडा कर लिया जाता है। इस तरह से दूध को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा है कि पाश्चुरीकरण जो है संबंधित है। पाश्चुरीकरण तो दूध के निर्जमीकरण से, ये वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। फिर इसके बाद से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है। पाश्चुरीकरण, तो पाश्चुरीकरण जो है एक प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें जो है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और फिर एक निश्चित समय में ठंडा कर लिया जाता है। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं अशुद्धियों के कारण जो है द्रव का क्वथनांक। तो जब भी किसी द्रव में जो है किसी प्रकार की अशुद्धि अगर आ जाती है तो उस अशुद्धि के कारण जो है पहले द्रव का क्वथनांक कुछ और होता है और उस कारण जो है अशुद्धि के कारण उसका द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। द्रव जो है थोड़ी देरी से जो है बॉयल होना शुरू होता है। तो ये हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि जो है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? तो वहाँ पर जो है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए उबलने का बिंदु नीचे आता है। हम लोग छोटे क्लासों में पढ़ चुके हैं। वायुमंडलीय दाब कम हो जाने से जो है उबलने का बिंदु नीचे आता है और जल जो है जल्दी उबलने लगता है। न कि जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है और परतों पे भारी हवा के कारण, ये सब नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कोहरे में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? कोलाइडी तंत्र का मतलब होता है कि जो है द्रव से द्रव का, द्रव से ठोस का, ठोस का जो है द्रव से, इस तरह से जो है कोलाइडी तंत्र। तो कोहरा जो होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि जल की बूंदें जो हवा में लटकी रहती हैं, तो गैस में द्रव का कोलाइडी तंत्र होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि कोमेंटोग्राफी जो है एक प्रकार की तकनीक होती है जिसमें रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारित करने में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में एक मिश्रण से पदार्थों को, ये मतलब रंगों का मिश्रण होता है और रंगों के मिश्रण को जो है कोमेंटोग्राफी तकनीक से ही अलग किया जाता है। तो इसका प्रकार, इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया। ठोस कपूर से जो है वाष्प बनाने की प्रक्रिया देखते हैं। ठोस को जो है खुले में रख दिया, कपूर को खुले में रख दिया जाए तो वो सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन होता है। इसमें हमारा जो है कपूर भी होता है और भी 2-3 पदार्थ होते हैं।
नौसादर होता है उसका भी जो है सीधे ठोस से जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कथन कारण वाला है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, और कारण दिया है कि उच्चतर तापमान पर आणविक गति तेज हो जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो है जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया का जो है तापमान बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया भी तीव्र गति से होने लगती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अणुओं की गति जो है, अणुओं के बीच कंपन तेजी से होने लगता है, जिससे कहते हैं कि मतलब आणविक गति तेज हो जाती है। तो इस प्रकार जो है इस कोट में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में जो है पाया जाने वाला तत्व होता है। तो भूपर्पटी की जब भी बात करें तो ये बार बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ऑक्सीजन हो जाता है, ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर दिया है कि मतलब कि सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, और डी जो है कैल्शियम है, कैल्शियम। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो है प्रतिशत के रूप में जो है सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन ही मतलब लिया जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑक्सीजन के बाद पूछ रहा है कि ऑक्सीजन के बाद जो है सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। तो ऑक्सीजन के बाद से जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है सिलिकॉन पाई जाती है भूपर्पटी पर। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ये सभी जो है एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में विश्व में या फिर यूनिवर्स की बात किया है, पूरे यूनिवर्स में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व होता है। तो यूनिवर्स में सबसे सर्वाधिक जो है पाया जाने वाला तत्व जो है हाइड्रोजन होता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व है। तो मूल तत्व की बात किया है, रेत नहीं होगा, मूल तत्व संगमरमर नहीं होगा, शक्कर नहीं होगा, सब जो है मॉडिफाइड किए हुए मतलब जो है पदार्थ हैं, किसी दूसरे पदार्थ को मॉडिफाइड करके बनाते हैं, लेकिन हीरा जो है अपने मूल रूप में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरे की खनिजी बनावट पूछ रहा है कि हीरे की खनिजी बनावट क्या होती है। कार्बनी होती है, नाइट्रोजन, निकिल, जस्ता। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्बनी होता है। कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हीरे की खनिजी बनावट जो है कार्बनिक होती है। नेक्स्ट 30वां हम लोग देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व की जब भी बात होती है तो उसमें जो है यूरेनियम की बात आती है। यूरेनियम जो है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है, और इसका जो है लास्ट में जो ऑप्शन दिया है वो कैल्शियम है। कैल्शियम होता नहीं है, सोना, मरकरी और यूरेनियम। तो यूरेनियम इसका हो जाएगा सही आंसर। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे 30 प्रश्न देखे हैं सामान्य विज्ञान का, और 30 प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो इसके बाद से और भी मतलब श्रृंखला आएगी क्वेश्चन की, बहुविकल्पी क्वेश्चन जो कि मतलब सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ये पहला वीडियो था। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।